हेलो बच्चों, आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है 10th क्लास का, उसकी डेट्स आ गई हैं। और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लगभग 1 डेढ़ महीने से कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए थे, और अब डेट आने के बाद आपको अपना जो भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना जरूरी है। तो इसीलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दोबारा से आपके लिए रिवाइज करके बना रहा हूं, जिससे आप दोबारा से उन चीजों को याद कर पाएं। और थोड़ा सा अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को ठीक तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो सांख्यिकी, जिसको हम अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इस सांख्यिकी वाले टॉपिक में आपको पता है, इसमें 1-2 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन के अलावा 5-6 मार्क्स के बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको हम पूरा कवर करेंगे, और इस कवर करने के लिए हमें पहले यह जानना जरूरी है कि हमें अभी तक, यानी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और इस क्लास में जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा था, जितने भी अंक होते हैं उन अंकों को हम आंकड़े के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और आंकड़े जो होते हैं उन अंकों को ठीक तरह से रखा जाए और वो हमको कुछ बताएं, वो अंक हमको कुछ बताएं कि ये अंक क्या कह रहे हैं। जैसे हमने 10 बच्चों की हाइट को नोट किया और आपको दिखाया, तो उन अंकों से हमें यह पता लग सकता है कि कौन सबसे कम हाइट का है, कौन सबसे ज्यादा हाइट का है, या कितने लोग एक ही हाइट के हैं, ज्यादातर लोग किस हाइट के हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को मैंने बताया, जो अंकों को इस तरह व्यवस्थित करके रखना, चाहे वो माप हो, मान हो, उनको, और उन आंकड़ों से हमको कुछ पता लग जाए, उन अंकों से हमको कुछ पता लग जाए तो वो आंकड़े हो जाते हैं। तो उन आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करके और उन पे जितने भी सांख्यिकी के मान निकालना, जिससे हम उन आंकड़ों से और भी अच्छी अच्छी जानकारी अपने प्रयोग के लिए निकाल पाए। तो इन आंकड़ों में हमने 2 बातें बहुत पहले पढ़ी थी। वो एक बात थी हमारी, तो बच्चों जो आंकड़े होते हैं वो आमतौर पर 2 तरह के होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। और वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है, जब हमारे आंकड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम उनको व्यवस्थित करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर यहां बताता हूं आपको। मान लिया 4 बच्चे हैं। वर्गीकृत और अवर्गीकृत को समझने के लिए हम एक 8 बच्चों के डेटा लेते हैं, उनका वजन पता करते हैं। तो उन 8 बच्चों का जो वजन है, वो 8 बच्चों का वजन कुछ इस तरह से लेते हैं। मान लिया एक बच्चे का वजन 24 किलो, एक का 28 किलो, एक का 32, किसी का 37, किसी का 22, किसी का 42, किसी का 56, किसी का 38। तो इस तरह से हमने क्या किया, अब ये जो हमें आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ये अवर्गीकृत फॉर्म में है, लेकिन हम इनको वर्गीकृत करना चाहते हैं। तो वर्गीकृत करने के लिए हमने एक बताया कि 20 से लेकर के 30 तक, दूसरा हमने बताया 30 से लेकर के 40 तक, उससे अगला हमने 40 से 50 ले लिया, और एक हमने 50 से 60 ले लिया। अगर हमने ऐसा कर लिया और देखा कि 20 से 30 के बीच में 1, 2, 3, तो यहां पे हमने लिख दिया 3, और 30 से 40 के बीच में 1, 2 और 3, हमने यहां पे फिर 3 ले लिया। 40 से 50 के बीच में 1, और 50 से 60 के बीच में हमने 1 ले लिया। अगर हम इनका जोड़ लगाएं तो ये उतना ही आएगा जितने हमने आंकड़े लिए। जैसे 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, तो टोटल आंकड़े कितने हैं, 8 है। तो ये एक तरह से हमने
इस अवर्गीकृत आंकड़े को हमने वर्गों में बदल दिया। तो हमें सांख्यिकी पढ़ने के लिए ये वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों तरह के आंकड़ों को देखना पड़ता है। और वर्गीकृत से जब हमारे बहुत हजारों आंकड़े हैं तो हजारों आंकड़ों को हम किन्हीं छोटे छोटे इस तरह के वर्गों में बांट सकते हैं। मान लिया हजारों आंकड़े होते तो हो सकता है कि ये जो 3 आए इसकी जगह हो सकता है 100 आ जाते, ये 3 आए इसकी जगह हो सकता था 503 आ जाते, इसकी जगह 207 आ सकते थे और इसकी जगह 506 आ सकते थे। तो ये जो आंकड़े हैं टोटल पूरे आंकड़ों को व्यवस्थित करके कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम वर्गीकृत आंकड़े। बच्चों अब आप वर्गीकृत और अवर्गीकृत तो समझ गए। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। उन शब्दों में एक शब्द है आलेख। अब आलेख में बोला इसमें दंड आलेख या आयत चित्र। तो जो दंड आलेख होता है वो आपके आंकड़ों को बिंदुओं से बना के, मैं बात कर रहा था कि आलेख, तो आलेख में एक आलेख तो आपका कुछ इस तरह का है। आपके पास ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है और ये बिंदु, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा आलेख? दंड आलेख, ठीक है। अब यही आलेख अगर हम दोबारा बनाएं ऐसे, और ये जो हमारे बिंदु थे, एक बिंदु यहां था, तो हम उस बिंदु पे ऐसा एक आयताकार चित्र बना लें, बोलते हैं आयत, ठीक है। तो दो तरह के दंड आलेख, एक दंड आलेख और एक आयत चित्र, तो दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगला इसमें दिया हुआ है बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज में क्या होता है कि जो आपके आलेख बनते हैं उसमें उन बिंदुओं को ऐसे बंद करके ये जो है ये भर जाएगा, तो ये क्या होगा? आपका बहुभुज हो गया ये, इस तरह से। तो ये होगा आपका बारंबारता बहुभुज की बात। तो इन्हीं तीनों तरह से हम या और अन्य तरीकों से हम लोग इनको क्या करते हैं? निरूपित करना सीख ले गए थे। अपने आंकड़ों को चित्रों के रूप में निरूपित करना सीख चुके थे। इन आलेखों के अलावा इन आंकड़ों को हम कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि, संख्यात्मक यानी एक ऐसी संख्या जो कुछ बता रही है। एक तो चित्र हमको बता रहे हैं, ऐसी कोई संख्याएं जो हमें कुछ बता रही हैं, लेकिन उन संख्याओं के नाम को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक बोलते हैं, जिसमें माध्य यानी मीन, माध्यक यानी मीडियन, बहुलक यानी मोड, ये तीन हैं। इन्हीं तीनों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं। अंग्रेजी में है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पिछली कक्षा में हमने इन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को निकाला था, लेकिन वो अवर्गीकृत आंकड़ों का निकाला था। अब हम इस कक्षा में वर्गीकृत आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को एक एक करके निकालेंगे, जो कि हम लोग मीन, मीडियन, मोड यानी माध्य, माध्यक और बहुलक के रूप में जानते हैं। इसी का जो सवाल है आपके प्रश्न पत्र में 5 नंबर का तक आ सकता है। पिछले परीक्षा में देखेंगे तो हमेशा इसका एक सवाल आया है। चलिए, माध्य, माध्यक, माध्यक जिसको अंग्रेजी में मीडियन, बहुलक, इंग्लिश में मोड कहते हैं, ठीक है। अब हम इस अध्याय में हम संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और संचयी बारंबारता सारणी की अवधारणाओं को भी समझेंगे। यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता वक्रों, वक्र का जैसे ही नाम आता है तो जो हमारे आंकड़े होते हैं उनको हम ग्राफ में जब ले जाते हैं तो जो भी वक्र बनेगा उसको हम बोल रहे हैं संचयी बारंबारता वक्र
संचयी बारंबारता वक्र, और अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जो त्वरण कहलाती है। अब देखिए त्वरण की बात आ गई। त्वरण क्या होता है? त्वरण जो है, जब आप आंकड़ों को, संचयी बारंबारता के आंकड़ों को ग्राफ में लगाते हैं और उससे जो लाइन बनती है उसको त्वरण बोलते हैं। चलिए बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य की। तो इसको करने के लिए हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि कुछ हमको प्रेक्षण दे रखे हैं, यानी कुछ अंक दे रखे हैं, और उन अंकों को की कुछ ना कुछ विशेष बारंबारता है। तो हम इस तरह से बोलेंगे कि x की f1 है, x2 की f2 है। इस तरह से जितने भी हमारे आंकड़े हैं, हर एक आंकड़े की कोई ना कोई बारंबारता होगी, यानी वो कितने बार आया है। अब समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए जितने भी आपके आंकड़े थे, जैसे यहां पर होता है x और यहां होता है उनकी बारंबारता f। मान लिया 10 ईयर वाले 6 बच्चे हैं, 12 ईयर वाले 8 बच्चे हैं, और 13 ईयर वाले 2 बच्चे हैं। तो आप देखिए कि 10 साल वाले 6 बच्चे, तो इनका टोटल मान कितना होगा? 10 गुणा 6 यानी कि 60। इनका मान कितना होगा? 12 गुणा 8 यानी 96 इज इक्वल टू 13 गुणा 2 बराबर 26। अगर हम इनको सबको जोड़ते हैं तो ये कुल जितने लोग हैं इनका मान आ गया। तो आप देखिए कितना हो गया? 6 और 6 12, 9 2 11, 6 17 और 1 18। ये जो 182 आया है, ये 182 सारे बच्चों का मान निकल के आ गया। अब इसको हमने क्या किया? देखिए गुणा करी, तो सारे जो मान हैं fx सब मानों की गुणा करके उनको जोड़ लेना। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये होती है, इसको हम फॉर्मूले में इस तरह से बोलते हैं सिग्मा। जितने भी f हैं, यहां i का मतलब है 1 से लेके जितने भी दिए हुए हैं, x i इनके बीच में गुणा का निशान है, और यहां लिखते हैं i इज इक्वल टू 1। इसका मतलब समझ लीजिए, यानी 1 से लेकर के n तक, तो 1 से लेके n तक इसको हम भाग करते हैं सिग्मा बारंबारता यानी f i, जिसमें i की वैल्यू 1 से लेके n यानी सारे। तो अब सिग्मा f क्या होता है? जितनी भी बारंबारता उनका जोड़। जैसे बारंबारता इसमें सिग्मा f में यहां है 8 6 14 और 2 16, तो इसमें हम निकालने के लिए 186 को 16 से भाग देंगे। तो देखिए 16 एकम 16, 2 बचता है 26, 16 एकम 16 10 बचता है, 16 छिंग 96, 4 बचता है, 16 दूनी 32। इसका मतलब इनका समांतर माध्य हो गया। तो ये हमारा समांतर माध्य का एक फॉर्मूला हो गया, जिसको हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं x बार। तो ये एक बहुत सरल सा, अगर आपके पास सवाल आता है जिसमें 2 टेबल दी हूं और आपसे पूछा जाए समांतर माध्य क्या होता है, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। और व्यवहारिक रूप से अगर बात करें, समांतर माध्य ये होता है जो पूरे आपके आंकड़े हैं उनका एक तरह से गणितीय औसत समझ लीजिए आप। तो ये हमारा बच्चों आज समांतर माध्य का पहला स्टेप पूरा हुआ।